अगला चैप्टर हमारा अकाउंट में साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। तो साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, साझेदार का प्रवेश। जो साझेदार का प्रवेश होता है कि कभी कभी जो कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए या फिर कैपिटल को लाने के लिए, गुडविल आदि के लिए जो वित्तीय स्थिति होती है उसको सुधारने के लिए क्या होता है, हमें नए साझेदार की आवश्यकता होती है। लेकिन अब है साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। मीनिंग, साझेदार के अवकाश ग्रहण से अभिप्राय साझेदार का फर्म को छोड़कर जाने से है। कोई भी साझेदार वृद्धावस्था, अस्वस्थता, असमर्थता, पारस्परिक मतभेद या अन्य किसी कारण से फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ऐसा कोई भी साझेदार अवकाश प्राप्त साझेदार कहलाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 32 फर्स्ट के अनुसार साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है सभी साझेदारों की सहमति से, साझेदारों के स्पष्ट ठहराव के अनुसार, और यदि साझेदारी इच्छुक है तो साझेदार अपने अवकाश ग्रहण करने की इच्छा की लिखित सूचना से साझेदारों को देता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। फर्स्ट है फर्म का पुनर्गठन। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म में उसकी साझेदारी समाप्त हो जाती है और शेष साझेदारों के मध्य नई साझेदारी आरंभ हो जाती है और वह फर्म चालू रहती है। ठीक है, केवल फर्म का पुनर्गठन होता किसी साझेदार के अवकाश करने से, वो जो साझेदारी है उनमें साझेदारी समाप्त हो जाएगी और जो फर्म में उनकी साझेदारी समाप्त हो जाती है, तो इसलिए साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म का पुनर्गठन होता है। दूसरा है जिम्मेदार। अवकाश ग्रहणकर्ता साझेदार को फर्म द्वारा उसके अवकाश ग्रहण करने के पश्चात किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो वो जो कार्य करता है उसके बाद उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यद्यपि अवकाश ग्रहणकर्ता साझेदार अपने अवकाश ग्रहण के पश्चात फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए तीसरे पक्षकार के प्रति जिम्मेदार होगा जब तक कि वह अपने अवकाश ग्रहण की सार्वजनिक सूचना नहीं दे सकता। अब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के निम्नलिखित अधिकार होते हैं, मतलब उसको क्या क्या अधिकार होते हैं। फर्स्ट है संचय और लाभों या हानियों में हिस्सा। तो संचय, लाभ और हानियाँ गत वर्षों की अविकृत राशि होती है। प्रॉफिट एंड लॉस और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं वही होते हैं ये रिजर्व, जिसे संचित लाभ या हानि भी कहते हैं। इसमें से जो निवृत्त साझेदार है, निवृत्त साझेदार मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको अपने हिस्से का लाभ हानि उसके खाते में समायोजित किया जाएगा। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन में हिस्सा। साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि में सेवानिवृत्त साझेदार के हिस्से का लाभ या हानि उसके खाते में समायोजित किया जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा जैसे हमने पिछले चैप्टर में बनाया था, और उस रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस में उसको भी पार्टनर मतलब उसको भी हिस्सा मिलेगा जितना उसका रेशियो है। ख्याति में हिस्सा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति का हिस्सा उसके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, जो फर्म की गुडविल है, गुडविल वैल्यूएशन के मेथड पढ़े थे हमने पीछे, तो किसी भी मेथड से फर्म की गुडविल निकाली जाएगी और गुडविल में जितना उसका हिस्सा होगा उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का निर्धारण। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का ठीक निर्धारण करने के लिए आवश्यक है कि ख्याति में उसका हिस्सा ज्ञात किया जाए। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करके लाभ में उसका हिस्सा ज्ञात किया जाए, एकत्रित लाभों में उसका हिस्सा ज्ञात किया जाए आदि। अवकाश ग्रहणकर्ता साझेदार को देय राशि या तो तुरंत भुगतान कर दी जाती है, मतलब उसका जितना हिस्सा बनेगा। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसमें से
उसका जितना हिस्सा बनेगा, हिस्सा का मतलब उसकी कैपिटल उसको दी जाएगी। कैपिटल के बाद कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट लगाने का मेथड है तो जितने % से इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको इंटरेस्ट भी दे दिया जाएगा जितने समय बाद उसने रिटायरमेंट ली है। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर है और ये रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, उनमें से उसका हिस्सा दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस में से उसका हिस्सा दिया जाएगा और लास्ट में उसका हिस्सा जितना बनेगा अवकाश ग्रहणकर्ता साझेदार को देय राशि को या तो उसको कैश पेमेंट तुरंत कर दी जाती है या फिर उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये भी संभव है कि देय राशि का कुछ हिस्सा नकद भुगतान कर दिया जाए और शेष राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। प्रत्येक अवस्था में अवकाश ग्रहणकर्ता साझेदार का पूंजी खाता बंद हो जाता है, जो कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने का सूचक है। साझेदार के अवकाश ग्रहण से संबंधित समस्याएं। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर विभिन्न लेखांकन समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। शेष साझेदारों के नए लाभ वितरण अनुपात की गणना करना। अब देखो, जैसे मान लो ए और ABC 3 पार्टनर हैं। ए रिटायर हो गया तो रह गए B और C। तो अब B और C का नया रेशो निकाला जाएगा। शेष साझेदारों के लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करना। अब पहले तो नया रेशो निकाला जाएगा उनका, उसके बाद जो पार्टनर बच गए, जैसे ए रिटायर हो रहा है तो B और C जो बच गए, ये देखा जाएगा कि उनके लाभ प्राप्ति अनुपात क्या। लाभ प्राप्ति अनुपात का मतलब उनके हिस्से कितने कितने बड़े हैं। ख्याति का लेखांकन व्यवहार, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन व्यवहार, एकत्रित लाभों और हानि और संचयों का लेखांकन व्यवहार, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान, साझेदार के ऋण खाते का निपटारा, पूंजी खातों का लाभ वितरण अनुपात में समायोजन। तो प्रत्येक लेखांकन समस्या को अलग अलग अब आगे हमें समझा रहे हैं। फर्स्ट है शेष साझेदारों के नए लाभ वितरण अनुपात की गणना करना। शेष साझेदारों का नया लाभ वितरण अनुपात ऐसा अनुपात है जिसमें शेष साझेदार भविष्य के लाभों को बांटेंगे। प्रत्येक शेष साझेदार का नया हिस्सा फर्म में उसका पुराना हिस्सा और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार से उसके लाभ में से प्राप्त हिस्से का योग होता है। ठीक है, जो नया हिस्सा होगा वो उनके पुराने हिस्से, जैसे मान लो अभी मैंने बताया था कि ABC 3 पार्टनर, ए रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो B का और C का जब हम न्यू रेशो निकालेंगे तो उनका जो पुराना हिस्सा प्लस उन्होंने अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों के जो हिस्से को किस प्रकार से बांटा उसको ऐड कर दिया जाएगा। इसकी आवश्यकता, जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो ऐसी स्थिति में शेष साझेदार के लाभ के हिस्से में अवश्य वृद्धि होती है, जिससे लाभ वितरण अनुपात में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। इसलिए नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना अति आवश्यक है। तो इसका जो नया हिस्सा निकालोगे वो हो जाएगा, नया हिस्सा बराबर है पुराना हिस्सा और शेयर प्लस एक्वायर गेनिंग शेयर लाभ प्राप्ति हिस्सा। जितना उन्होंने जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका हिस्सा प्राप्त किया उसको उनके पुराने हिस्से में जोड़ देंगे। तो नया लाभ वितरण अनुपात की गणना करने की निम्नलिखित 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। फर्स्ट है, यदि क्वेश्चन में शेष साझेदारों के नए अनुपात के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में शेष साझेदारों का नया लाभ वितरण अनुपात वही होगा जो शेष साझेदारों के मध्य पुराना लाभ वितरण अनुपात है। अन्य शब्दों में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा काटकर जो अनुपात बचेगा वही शेष साझेदारों का नया वितरण होगा। तो देखो इसको समझाती हूँ मैं। जैसे इलस्ट्रेशन है तुम्हारा ABC are 3 पार्टनर्स। ठीक है, ABC 3 पार्टनर हैं, ABC। ये स्टेटमेंट है हमारी, उनका रेशो है 5:4:3। आप यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन A retires, B retires, C retires। ठीक है, तो व्हेन A retires, अगर A रिटायर होता है तो B और C का ये रेशो बच गया। ठीक है, तो जो बच गया, अगर कुछ नहीं कह रखा तो कह रही हूँ मैं, A रिटायर होता है तो B का और C का न्यू रेशो 4 और 3 हो गया।
अगर बी रिटायर होता है तो बी निकल जाएगा ए का, और सी का रेशियो हो जाएगा 5:3। और अगर सी रिटायर होता है तो ए का और बी का रेशियो हो जाएगा ये 5 और 4। ठीक है, अगर कुछ नहीं कह रखा होता तो इस तरह से उसको निकाल लिया जाता है। सेकेंड इलस्ट्रेशन है XYZ पार्टनर है, XYZ पार्टनर है और उनका रेशियो है 1/2, 3/8 और 1/8। नए रेशियो निकालने हैं अगर Z अवकाश ग्रहण करता है, Z रिटायर्स। अगर Z रिटायर होता है तो उनका नया रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1/2, 3/8 और 1/8 है तो उनका रेशियो निकाल लेंगे। 8 LCM हो गया तो ये हो गया 4:3:1। ठीक है, रेशियो हो गया इनका 4:3:1। और अगर Z रिटायर होता है, Z इसमें ये है, तो X और Y का न्यू रेशियो बच जाएगा 4 और 3। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, यदि शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा एक विशेष अनुपात में प्राप्त करते हैं, तो ऐसी स्थिति में शेष साझेदारों के पुराने हिस्से में उनके द्वारा लिया गया हिस्सा जोड़कर नए अनुपात की गणना की जाती है। तो नया हिस्सा क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो इसका देखो ABC 3 पार्टनर है, ABC और उनका हिस्सा दे रखा है 1/2, 3/10 और 2/10। बी अवकाश ग्रहण करता है, बी रिटायर्स। ठीक है, और उसका हिस्सा ए और सी ने 2:1 में ले लिया। उसका हिस्सा बी का हिस्सा ए ने और सी ने 2:1 में ले लिया, तो हमें निकालनी है न्यू रेशियो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर कितना था 3/10। ठीक है, ये कह रहा क्या है, इस 3/10 को ए और सी ने 2:1 में ले लिया, तो ए ने कितना लिया, ए गेन्स 3/10 का 2:1 है तो 2/3, और सी ने कितना लिया 3/10 का 1/3, तो इसने ले लिया 3 से 3 कट गया, 2/10, 1/5 हो गया ये, और ये हो गया 1/10। ठीक है, हमें निकालने हैं न्यू रेशो निकालने हैं। तो अब ए ने इतना लिया, सी ने इतना लिया है, अब क्या करेंगे हम, ए और सी का जो पुराना हिस्सा है उसमें हमें जोड़ देंगे। तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले था 1/2 प्लस 1/5, और सी का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले था उसका 2/10 प्लस 1/10, तो 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 7/10 और 2 प्लस 1 3/10, तो न्यू रेशो ए का और सी का हो गया 7/10 और 3/10, 7:3। ठीक है, 7:3 इनका न्यू रेशो हो गया।